नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 14 राम पायली की सिंह गर्जना आप सभी के सामने प्रस्तुत है। 1906 के दिसंबर में स्वदेशी आंदोलन की प्रभावी पृष्ठभूमि में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। वहां से स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के सक्रिय आंदोलन की चतुसूत्री लेकर लोग आगे अपने प्रांतों में गए। उस अधिवेशन में जिनकी विशेष प्रेरणा और साहस के कारण यह चतुसूत्री स्वीकृत हुई थी, वे लोकमान्य तिलक लौटते हुए नागपुर में रुके। उनके ओजस्वी भाषणों को केशवराव हेडगेवार जैसे जागृत तरुणों ने अत्यंत उत्सुकता और तन्मयता से सुना था। इसका सहज परिणाम उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को उद्दीप्त करने में हुआ। बंगाल से यह विक्षोभ का तूफान सारे भारत में फैलने लगा। पर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाराष्ट्र में इसका परिणाम बंगाल के समान तीव्र और व्यापक ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक हुआ। घर का आकर्षण कम हो जाने पर स्कूल की छुट्टियां होते ही केशवराव अपने चाचा के यहाँ राम पायली चले जाते थे। रिश्ते में दूर के चाचा होने पर भी उनके व्यवहार में अत्यंत स्नेह और आत्मीयता थी। उनका नाम था मोरेश्वर श्रीधर हेडगेवार, पर उन्हें सब आबाजी नाम से ही पुकारते थे। उनकी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई थी। तत्पुरांत वे राजस्व विभाग में नौकरी करने लगे थे। 1906 से 1907 में वे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम कर रहे थे। राम पायली में उन्होंने छोटा सा घर तथा खेत भी खरीद लिया था। उनके यहाँ 4 बैल की खेती होती थी, जिससे गेहूं, चावल, चना आदि पर्याप्त धान्य मिल जाता था। गाय कोठे में दुधारू गायें भी थीं। छुट्टियों में चाचा के घर आने पर केशवराव वहाँ तरुणों को इकट्ठा करके उन्हें देश की परिस्थिति तथा चल रहे स्वदेशी आंदोलन के विषय में बताते थे तथा उनमें यह इच्छा भी जागृत करते थे कि उन्हें चुप न बैठते हुए अपनी ओर से भी कुछ करना चाहिए। नरहरि सिंह ठाकुर, भगोरे व डबीर आदि सज्जनों को उन्होंने इन्हीं बैठकों में अपनी प्रभावी व्यक्तित्व से आकृष्ट कर सहज ही अपने साथ मिलकर आत्मसात कर लिया था। सन 1907 अथवा 1908 की विजयादशमी की एक घटना केशवराव की उस समय की मनस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती है। स्वदेश के प्रचार तथा वंदे मातरम के प्रसार में उनका मन बिल्कुल रम गया था। क्रांतिकारक दल के विचारों के कारण उनकी वृत्ति में निर्भयता और वाणी में ओजस्विता भी आना स्वाभाविक ही था। विद्यालय के पहले कुछ वर्षों तो उनके व्यवहार में गंभीर तथा मौन दिखता था, पर जैसे जैसे देशभक्ति की भावना धधकने लगी, वैसे वैसे ही गांधीर्य के साथ उत्साह और मन के विचार कहने की उत्सुकता स्पष्ट दिखने लगी। उस वर्ष दशहरे के पहले ही राम पायली गए थे। दशहरे का दिन आया तथा केशवराव को संध्या के समय गांव में होने वाले सीमोल्लंघन के जुलूस का मित्रों से पता चला। उन्होंने सोचा कि उस उत्सव में नगर के 200-300 लोग एकत्र होंगे, अतः वह अपने स्वदेशी के प्रचार के लिए एक अच्छा अवसर होगा। तुरंत उन्होंने अपने विचार अपने मित्रों के सम्मुख रखा तथा उनके कार्यक्रम में स्वयं आने का अधिकाधिक संख्या में परिचितों को लाने को कहा। स्वयं भी उस दृष्टि से काम में जुट गए। शाम के सदैव की भांति गांव से बाहर जाकर रावण का वध करने के लिए सीमोल्लंघन की यात्रा निकली। बाजों के साथ साथ गांव के प्रतिष्ठित जन एवं सरकारी अधिकारी सभी सज धज कर मंद गति से उस जुलूस में जा रहे थे। आज के जुलूस में तरुणों की संख्या प्रतिवर्ष से अधिक दिखती थी तथा उनमें उत्साह भी खूब दिखाई देता था। जुलूस निश्चित स्थान पर पहुंचने को हुआ कि केशवराव ने वंदे मातरम का उद्घोष किया और पूर्व संकेत के अनुसार अन्य तरुणों ने उनका साथ दिया। सब लोग रावण मारने के स्थान पर जुलूस विसर्जन करके जैसे ही कुछ रुके कि उन्हीं तरुणों के घेरे में खड़े होकर केशवराव तथा उनके मित्र भगोरे और डबीर ने ऊंची आवाज में वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत गाया। इसके तुरंत बाद ही केशवराव ने रावण मारने का वास्तविक अर्थ क्या है, इस प्रकार का उस समय के अनुकूल विषय लेकर अपनी अभिनव कल्पना के आधार पर अति उग्र भाषण दिया। इस भाषण को सुनते ही अधिकारी गण सहम गए तथा पालक डर गए। गांव में जिसके मुंह सुनो एक ही बात थी। कुछ लोग इस घटना की प्रशंसा करने लगे तो कुछ लोग यह सोचकर कि अब ना जाने क्या होगा, डरने लगे।
भाग 14 यहीं समाप्त होता है। भाग 15 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।